नमस्कार दोस्तों। आज का जो चैप्टर है हमको जो डिस्कस करना है, आज के चैप्टर के अंतर्गत हमको बात करनी है बंगाल के नवाब की। इसके अंतर्गत प्लासी का और बक्सर का युद्ध हम देख लेंगे और बंगाल में जो द्वैत शासन है उसको भी हम कवर कर लेंगे। आपको मैंने बताया था कि बंगाल में मुर्शीद कुली खां का शासन था जब स्वायत्त राज्यों की हमने बात की थी, और हमने यहाँ पर ये बात की थी कि फिर उसका उत्तराधिकारी हुआ था शुजाउद्दीन और अलीवर्दी खां। धीरे धीरे बंगाल इतना समृद्ध हो गया इन सबके शासनकाल में, बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया। बहुत ज़्यादा जब समृद्ध हुआ तो इसको भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। बहुत ज़्यादा राजस्व इनके पास हो गया, पैसा हो गया। अंग्रेज आ चुके थे, अब वो स्वर्ग को तो छोड़ नहीं सकते थे। बंगाल में यूरोपियों ने अपनी कंपनियां, हर जितनी भी शक्तियां आई सबने स्थापित की, और हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण वहां पर एक केंद्र बना, है ना। और उस समय हुगली एक महत्वपूर्ण पत्तन के तौर पर जाना जाने लगा। आगे चल के हुआ ये कि बंगाल का जो क्षेत्र था वहां पर अंग्रेज जो थे उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया कि इसको हम अपना सेंटर बनाएंगे, तो हर तरीके से उसको अपने कब्जे में लाने की कोशिश की। सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला के पहले अगर बात की जाए तो अलीवर्दी खां एकमात्र ऐसा नवाब हुआ जिसने इन कंपनी की गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया, और कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी जब वो लोग कर रहे थे तो उसका विरोध किया कि यूरोपीय अगर यहाँ पर ऐसे ही डटे रहेंगे, ऐसे ही काम करते रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब इनका शासन हो जाएगा। तो इसने विरोध किया, लेकिन बाकी जो और लोग थे उनके बारे में अभी एक एक करके हम पढ़ेंगे। उन लोगों ने विरोध नहीं किया, कई बार तो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और लगेगा कि ये चाह रहे हैं कि पूरा सब लुट जाए। अब क्या उनके दिमाग में था, क्या चल रहा था, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां भी कुछ बनी थी। अंग्रेजों ने अपना प्रभाव कैसे जमा लिया था। बंगाल के नवाबों की बात करें तो एक एक करके और उनके समय के घटनाक्रम को अगर हम देखें तो जैसे पहला हम उठाते हैं मुर्शीद कुली खां को। मुर्शीद कुली खां का जो शासनकाल था वो 1717 से 1727 के बीच में था। ये शासनकाल आपको उतना याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके समय की घटनाएं आपको जरूर याद रखना है। बंगाल प्रांत मुगल कालीन भारत का सबसे समृद्ध प्रांत इसके समय में था, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और ये जो मुर्शीद कुली खां था वास्तव में औरंगजेब के समय बंगाल का दीवान हुआ करता था, लेकिन जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के बाद में मुगल साम्राज्य की कमजोरी का इसने लाभ उठाया और 1717 ईस्वी में स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके नवाब की सत्ता प्राप्त कर ली, और मतलब बंगाल को अपना स्वतंत्र राज्य इसने घोषित कर लिया। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो 1717 में जब मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने एक फरमान जारी किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की रियायत दे दी, है ना। और इस फरमान द्वारा क्या हुआ, 3000 रुपये वार्षिक कर अदा करके कंपनी को ये अधिकार दे दिया गया कि फिर कोई सीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा और वो व्यवसाय कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे, और साथ में ही यहाँ पर 38 गांव भी खरीद पाएंगे। ऐसी एक्टिविटीज़ की गई। अंग्रेजों ने क्या किया, जो इनको ये अधिकार दिया गया, इस विशेषाधिकार का उन्होंने मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। इनको विशेषाधिकार अंग्रेजों को दिए गए और इन विशेषाधिकारों का इन्होंने क्या किया, मिसयूज किया, दुरुपयोग किया। तो मुर्शीद कुली जो खां था इसने इसका विरोध किया था, और मुर्शीद कुली खां ने फर्रुखसियर द्वारा जो फरमान जारी किया गया था उसको नियंत्रित करने का प्रयास किया। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो चाहें वो करें। मुर्शीद कुली खां इतना करने वाला एक काम करने वाला एक बादशाह था। मुर्शीद कुली खां ने क्या किया, बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित किया था। ये पूछा जाता है, ढाका से उठाया इसने और इस राजधानी को मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। ये जो कैपिटल है ढाका से मुर्शिदाबाद इसने स्थानांतरित किया था। ठीक है, हुआ क्या, इसकी फिर मृत्यु हो गई 1726 में। तब इसका दामाद बैठता है शुजाउद्दीन, है ना, 1727 में गद्दी पर, और 39 तक वो फिर शासन करता है। लेकिन शुजाउद्दीन जो है वो मर जाता है, उसकी मृत्यु होती है 1739 में। 1739 में फिर बैठता है सरफराज खां, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में फिर अलीवर्दी खां जो
अगला शासक होगा। एक होता है गिरिया का युद्ध। तो गिरिया का जो युद्ध है, गिरिया का युद्ध जो होता है, इसमें सरफराज खां को ये मार देता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां इसमें जीतता है, अलीवर्दी खां ये जीतता है और सरफराज को मार देता है। सरफराज को पराजित करके 1740 में बंगाल का नवाब बन जाता है। अलीवर्दी खां यूरोपियों के बारे में एक बात कहता था। अलीवर्दी खां के दिमाग में ये था कि उसने कहा कि ये जो यूरोपीय शक्तियां हैं, इनको आप मधुमक्खियां मानिए, मधुमक्खी की तरह हैं। अगर इनको छेड़ा नहीं जाएगा तब तो ये शहद देंगी, लेकिन अगर इनको जरा सा भी छेड़ दिया गया तो इतना डंक मारेंगी कि व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा, काट काट कर मार डालेंगे, ऐसा उसने कहा था। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी पूछा जाए मधुमक्खी वाला स्टेटमेंट अंग्रेजों के बारे में, तो ये अलीवर्दी खां ने कहा था। बात समझ में आ रही है? अलीवर्दी खां फिर मरता है, उत्तराधिकारी फिर उसका नाती बनता है सिराजुद्दौला। आगे हम धीरे धीरे प्लासी और बक्सर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये क्रम भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से मुर्शीद कुली खां, उसके बाद में अलीवर्दी खां, बीच में मैंने आपको बताया सरफराज भी आएगा। सरफराज जो बीच में आया था, सरफराज की हत्या फिर अलीवर्दी खां गिरिया के युद्ध में कर देते हैं, है ना। उसके पहले सुजाउद्दीन भी आता है भाई। इसके बाद सुजाउद्दीन आएगा, इसका दामाद, फिर सरफराज आएगा, सरफराज के बाद में अलीवर्दी खां आएगा, और अलीवर्दी खां के बाद में गद्दी पर बैठेगा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो है, इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि बंगाल अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की आपसी प्रतिद्वंदता के कारण हमेशा युद्धों में उलझा रहा, शांत नहीं रह पाया, है ना। फर्रुखसियर ने उधर विशेषाधिकार प्रदान किए थे, जो फरमान जारी किए थे, तो उन फरमानों के मुताबिक जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको अधिकार तो मिला, लेकिन उस अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिए थे। और ये दुरुपयोग जो कर रहे थे तो फ्रांसीसियों से इनका टकराव भी हो रहा था। फ्रांसीसी टकराते थे इनसे। फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसियों ने नवाब का कई बार आदेश माना इनका, और किलेबंदी का काम रोक भी दिया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। फ्रांसीसी जो थे आपस में तो टकरा ही रहे थे, लेकिन जो यहाँ से निर्देश दिया जा रहा था वो फ्रांसीसी कभी कभी मान लेते थे, लेकिन अंग्रेज कभी नहीं मानते थे। तो जब अंग्रेज नहीं माने तो सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार स्थित अंग्रेजों का किला था उस पर आक्रमण कर दिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। 20 जून 1756 की बात है, फोर्ट विलियम ने आत्मसमर्पण किया और कुछ अंग्रेज शहर छोड़कर फुल्टा द्वीप भाग गए। तो फोर्ट विलियम ने किसके समय आत्मसमर्पण किया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिराजुद्दौला उस समय गद्दी पर बैठा था। सिराजुद्दौला ये गद्दी पर बैठा था और इन्हीं के समय में फोर्ट विलियम ने आत्मसमर्पण किया था, है ना। और कुछ जो अंग्रेज हैं वो शहर छोड़कर फुल्टा द्वीप भाग गए थे। एक यहाँ पर ब्लैक होल की घटना भी सिराजुद्दौला के समय हुई थी। सिराजुद्दौला के समय जो ये ब्लैक होल की घटना हुई, इसके बारे में थोड़ी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऐसा माना जाता है कि 146 अंग्रेजों को एक 18 × 14 और 10 इंच चौड़ा ये कमरा था। 18 फीट × 14 फीट और 10 इंच ये एक कमरा था। 18, 14 और 10 इंच इस तरीके का एक होल नुमा कमरा था। और इस कमरे में क्या किया गया, जो अंग्रेज थे उनको बंद कर दिया गया। उसमें करीब मान के चलिए कि ये अंग्रेज थे, इनकी संख्या लगभग 150, 146 अंग्रेज थे। 146 अंग्रेजों को इसमें बंद कर दिया गया और ये अंग्रेज उसके अंदर बंद रहे। ठीक है, जब कमरा खोला गया तो सिर्फ 23 अंग्रेज ही जिंदा बचे थे, बाकी सब जो है वो मर चुके थे। और ये घटना हुई थी जून में, जून 1756 में ये घटना घटी थी। तो ये कभी कभी आपसे ब्लैक होल की घटना पूछी जाती है, किसके समय हुई, तो सिराजुद्दौला के समय हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो ये आप जान ही रहे हैं, ये सब बंगाल की ही बात है। फिर जब जून में ये घटना हो गई तो अब अंग्रेज शांत नहीं बैठेंगे। अंग्रेजों ने फिर से प्रयास किया। क्लाइव और एडमिन वाटसन, इसने जनवरी 57 की बात है, 1757 में फिर से अधिकार कर लिया कोलकाता पे। फरवरी 1757 में फिर एक संधि हुई अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में। ऐसे ये डेवलपमेंट चल रहा है, ये सारे घटनाक्रम, ये डेवलपमेंट ऐसे चल रहे हैं। अब ये जो संधि हुई, इसमें ध्यान दीजिएगा, इस संधि को अलीपुर की संधि के नाम से जाना जाता है। और ये जो संधि हुई,
इस संधि में अंग्रेजों ने बंगाल में किलेबंदी और सिक्के ढालने की अनुमति प्राप्त कर ली, है ना। इस संधि में अलीनगर की, इसको अली नगर की संधि कहते हैं, अलीपुर नहीं, अलीनगर, अलीनगर की ये संधि होती है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये किसके किसके बीच हुई। अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। सिराज और इधर अंग्रेज, इनके बीच में ये संधि होती है। और इस संधि में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, सबसे पहली बात है कि किलेबंदी करने का बंगाल में, तो एक तो किलेबंदी का आर्डर इन्होंने प्राप्त कर लिया इसमें, इस संधि में। और दूसरी चीज़ इसमें इनको मिल गया सिक्के ढालने की अनुमति। तो एक ये अनुमति मिली और एक ये किलेबंदी की और सिक्के ढालने की। ये जो संधि है, ये अंग्रेज जब ये अधिकार पा गए तो वो और शक्तिशाली हो गए, उनकी आक्रामकता जो है वो बहुत बढ़ गई। 1757 की, फिर ये फरवरी की बात है, ये संधि हुई थी फरवरी 1757 में। अब मार्च 1757, जस्ट एक महीने बाद, इन्होंने इस सब का उपयोग करते हुए चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और अंग्रेज एक तरफ इनसे सद्य कर रहे हैं सिराजुद्दौला से, दूसरी तरफ इनके खिलाफ षड्यंत्र भी कर रहे हैं। और इस षड्यंत्र के तहत इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था, सेनापति सिराजुद्दौला का, इस सेनापति का नाम था मीर जाफर। मीर जाफर को अंग्रेजों ने अपने साथ मिला लिया। अंग्रेजों की एक सबसे बड़ी ये बात थी कि ये जीतने के लिए किसी भी हद तक गिरते थे। मीर जाफर को मिलाया क्या कह के, उन्होंने कहा कि मेरे साथ आओ, तुमको बंगाल का नवाब बनाएंगे। इनसे कह दिया कि बंगाल का नवाब तुमको बना देंगे, नवाब बंगाल के बन जाओगे और तुम शासन करोगे। और ये कह के, ये लालच देके इनको मिला लिया, मीर जाफर मिल गया। अंग्रेज के खिलाफ, क्योंकि ये अंग्रेज जो है इनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, तो सिराजुद्दौला हुए नाराज, और नाराजगी ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो व्यक्ति कभी कभी विवेक खो देता है। और अंग्रेजों की गतिविधियों से नाराज होके इन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। अंग्रेज चाहते भी यही थे, यही एग्जैक्टली चाहते भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंग्रेज कोई दूसरी चीज़ चाहते थे, बिल्कुल यही चाहते थे। अंग्रेजों को यही चाहिए था कि किसी भी तरीके से जो ये है, ये युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। और अगर जैसे उकसाने में ये सफल रहे, तो वो ये जानते थे कि हम किसी न किसी तरीके से इस युद्ध को जीत तो लेंगे ही, है ना, इस युद्ध को जीत तो लेंगे ही। 1757 की बात है, 23 जून 1757, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हम लोग करने जा रहे हैं। तो 23 जून 1757 को भारत के इतिहास में एक युद्ध लड़ा गया, जिसको प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये युद्ध बहुत निर्णायक था। वैसे तो इसको कई बार तो इसको युद्ध ही नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें हारने जीतने की बात जो थी वो सब षड्यंत्र पे डिपेंड थी। लेकिन अब प्लासी का युद्ध आपसे पूछा जाता है, डेट भी इसकी इंपॉर्टेंट है। तो प्लासी का युद्ध लड़ा गया, प्लासी का युद्ध ये लड़ा गया। और प्लासी का युद्ध की डेट है 17 जून 1757। 17 जून 1757 भारत का पश्चिम बंगाल का नदिया जिला, और वहाँ पर भागीरथी नदी, और उसी नदी के तट पर स्थित प्लासी गांव। तो एक नदिया और भागीरथी, ये दो चीज़ याद रखिएगा। और ये दोनों कहाँ, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर युद्ध ये लड़ा गया, है ना। बहुत अल्पकालिक युद्ध था। 23 जून को सिराजुद्दौला की सेना पहुँची, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पहुँची, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध में अंग्रेजों के हाथ पराजित हो गया था। इसमें सिराजुद्दौला, हुआ ये था कि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को एक कपटपूर्ण परामर्श दिया, क्योंकि सिराजुद्दौला यहाँ मिल चुका था। ये षड्यंत्र, इसका ये नहीं पता था कि ये बिल्कुल धोखा ही देगा, लेकिन इस षड्यंत्र के तहत मीर जाफर को अंग्रेजों ने मिला लिया था। तो मीर जाफर ने एक गलत कमांड दी, कपटपूर्ण परामर्श दिया। नवाब ने युद्ध को एक दिन के लिए उसके कहने पर फिर टाल दिया, है ना। और प्लासी के युद्ध के पूर्व ही नवाब का जो ये सेनापति मीर जाफर था, और एक साथ में इसके और था दीवान राय दुर्लभ। दीवान राय दुर्लभ का भी नाम याद रखिएगा, दीवान, इसका नाम था राय दुर्लभ। ये दोनों मिल गए थे, ये दोनों अंग्रेजों से मिल चुके थे। तो अंग्रेजों से मिल गए थे, तो इन्होंने ऐसा कमांड दिया कि मतलब थोड़ा सा गलत सलत परामर्श दे दिया, स्थगित कर दो इसको।
और अगले दिन जब युद्ध हुआ तो ये दोनों जो विश्वासघाती थे ये युद्ध किए ही नहीं, सेना में वहाँ खड़े रहे और बिना युद्ध किए ही वापस लौट आए। और इतना महत्वपूर्ण अगर कोई, अब ये समझिए सेनापति ही वहाँ से निकल जाए, इतना बड़ा धोखा हो जाए, तो युद्ध कैसे कोई जीत पाएगा। नवाब के दो सहयोगी थे, एक का नाम था मोहनलाल और एक था मीर मदान। तो मीर मदान, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मीर मदान और मोहनलाल ये नवाब के सहयोगी थे, जिन्होंने उनका साथ दिया, ये नवाब के सहयोगी थे। और ये दोनों वीरगति को प्राप्त हुए, दोनों मर गए, दोनों शहीद हो गए। लेकिन ये दोनों जो थे मीर जाफर और दीवान दुर्लभ राय, ये उधर मिल गए और इसी में सिराजुद्दौला की स्थिति खराब हुई। सिराजुद्दौला वहाँ से भागा। बाद में यही जो मीर जाफर है, इसका एक पुत्र था, मीरन नाम था उसका। मीर जाफर का पुत्र हुआ करता था मीरन। तो मीरन ने सिराजुद्दौला जब भागा तो उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद बेग एक था, मोहम्मद बेग के द्वारा हत्या करवाई थी, कमांड उसने दिया मीरन ने, और यह हत्या हो गई। युद्ध जो है अंग्रेजों के पक्ष में चला गया। अंग्रेजों को सत्ता की जो प्राप्ति करनी थी उसकी एक समझ लीजिए एक सीढ़ी और वो चढ़ गए, है ना। प्लासी का जो युद्ध है ये आप समझ लीजिए कि अभी एक ऐसी शुरुआत हो रही है जिससे अंग्रेज अब पूरे भारत पर कब्जा करने का सपना देखेंगे। बंगाल, फिर उसके बाद में अभी बक्सर के युद्ध में इस पर मुहर लगेगी, है ना। तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत के इस सबसे जो समृद्ध प्रांत था उस पर इनका कब्जा हो गया। और जब आपके पास पैसा आ जाएगा, है ना, तो आप सोचेंगे कि अब आगे डेवलपमेंट किया जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पैसा क्या करता है? पैसा आपको शांति और सुख कभी नहीं देने वाला है, ध्यान रखिएगा। आप छोटी फ्रिज से बड़ी फ्रिज खरीद लेंगे, छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे, अच्छे कपड़े पहनने लगेंगे, आपके घर में सारे कमरों में एसी लग जाएगा। इससे आप अगर सोचें कि आपको सुख और शांति मिल जाएगी तो ये नहीं, लेकिन पैसा कॉन्फिडेंस जरूर देता है ना। तो अंग्रेजों को ये कॉन्फिडेंस मिला। बक्सर का जब युद्ध होगा तो पुष्टि होगी, इसी जीत की पुष्टि वहाँ पे हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हुई। तो अलीनगर की संधि और अलीनगर की संधि के बाद में इतना बड़ा धोखा, ये सारी चीज़ें होती गई। अब मतलब और हराने वाले कौन थे? हराने वाले तो यही लोग थे, राय दुर्लभ और दूसरा ये मीर जाफर। बात समझ में आ गई। तो ये जो सिराजुद्दौला का कार्यकाल था, सिराजुद्दौला का कार्यकाल प्लासी की युद्ध के बाद में ये समाप्त हो गया और मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया भी गया। समझ रहे हैं? मीर जाफर जो है वो गद्दी पर बैठा। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया नहीं, मीर जाफर को गद्दी पर बिठाएंगे। तो 1757 में मीर जाफर गद्दी पर बैठेगा। मीर जाफर 1757 में गद्दी पर बैठेगा। 30 जून 1757 को क्लाइव जो है वो मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को नवाब नियुक्त करेगा। तो मीर जाफर महोदय जो थे इन्होंने धोखे से गद्दी प्राप्त कर दी। 30 जून 1757 को ये गद्दी पर बैठेंगे और ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, 1760 तक ही रहेंगे। इतने समय के लिए इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ठीक है। और ये समय अब बंगाल में स्थिति क्या हो गई, जिसको चाहे गद्दी पर कंपनी बिठा सकती थी, है ना। तो किंग मेकर की भूमिका में कंपनी आ गई थी, गद्दी पर ये बैठ गए। तो अब नवाब की नवाबी, है ना, के उपलक्ष्य में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी प्रदान कर दी पुरस्कार के रूप में, है ना। अब नवाब जो है वो अपना नवाबी दिखा रहा है, बंगाल का नवाब वो बना है, तो वो दे दिया 24 परगना की जागीरदारी, इसको जो है वो प्रदान कर दिया। कहा ले जाओ, जमींदारी उसको दे दिया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार भी दे दिया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा यहाँ पे मुक्त व्यापार करने का भी अधिकार इनको दे दिया गया। कहा कि जाओ व्यापार करो, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। क्लाइव को इसने इनाम भी बहुत सारा दिया, 2,34,000 पाउंड माना जाता है। 50 लाख रुपए सेना व नाविकों को पुरस्कार के रूप में इसने दिया। कुल सब लुटा दिया। बर्तन तक बेच डाला इसने, जो वहाँ शाही खानदान के बर्तन वगैरह थे। तो इसको क्या था, इसने तो अपनी मेहनत से तो कुछ बनाया नहीं था, तो इसको कोई फिक्र नहीं थी। इसने क्या किया, सब बर्तन सब लुटा दिए और उन बर्तनों को बेच के और अंग्रेजों को दे दिया। अब 24 परगना की जागीर क्लाइव की जागीर के नाम से उसको जाना जाता था, क्योंकि क्लाइव के एफर्ट से मिला था, क्लाइव को उसने दिया था। अंग्रेजी सरकार अब डेली डिमांड करती जा रही है, अंग्रेजी सरकार के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बेतहाशा वृद्धि होती जा रही है। मीर जाफर की नौबत एक समय ऐसी आ गई
कि उन्होंने अपने दामाद मीर कासिम से कहा, भैया लो इसको संभालो मीर कासिम, और मैं चला, मुझसे नहीं बन पा रहा है। और मीर कासिम को सिंहासन दिया और फिर आगे बढ़ा। मीर जाफर जो है आगे, फिर अंग्रेजों से इसके संबंध भी अच्छे नहीं रह गए। इसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, अंत में यह हार मान गया, अंग्रेजों से इसके संबंध भी खराब हुए, क्योंकि प्रशासनिक कार्यों में भी अंग्रेज अपना हस्तक्षेप बढ़ाते जा रहे थे, हस्तक्षेप बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन मीर कासिम को इसने दिया, ये इसका दामाद था, ये गद्दी पर बैठा 1760 में, 1760 से 1763 के बीच में ये गद्दी पर बैठा रहा। अब जो मीर कासिम था, इसको एक चीज तो ये जान लीजिए कि मीर कासिम योग्य आदमी था। अलीवर्दी खां के बाद में अगर कोई योग्य व्यक्ति गद्दी पर बैठा था, अलीवर्दी खां वही जिसने अंग्रेजों पर कुछ पाबंदियां लगाई थी, कुछ विरोध, पाबंदियां क्या लगाई थी, विरोध किया था, क्योंकि उसके पहले तो फर्रुखसियर को आप जानते ही हैं कि उसने सब फरमान जारी करके क्या क्या दे दिया था। तो उसके बाद में अगर कोई योग्य बैठा था तो ये मीर कासिम ही था। बात समझ में आ रही है? और मीर कासिम जब यहाँ बैठा तो उसने राज्यारोहण के तुरंत बाद में मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बिहार पर आक्रमण का सामना करने का जो उसको एक मतलब एक हुआ क्या था यहाँ पे, जैसे मीर कासिम जैसे गद्दी पर बैठा तो राज्यारोहण इसका हुआ ही कि उसने मुगल सम्राट जो शाह आलम था उसने आक्रमण कर दिया। तो शाह आलम द्वारा जब बिहार पर आक्रमण किया गया तो उसका सामना मीर कासिम को करना पड़ा, है ना। और कंपनी की सेना ने सम्राट को पराजित कर फिर उसकी स्थिति को दयनीय बना दिया। बात समझ में आ रही है? उसकी स्थिति दयनीय बन गई। और नवाबी पाने के बाद मीर कासिम ने बेंसिटार्ट को 5 लाख, हालवेल को 2,70,000 और एक कर्नल केलाड थे उनको 4 लाख रुपए का धन दिया। अब यहां पर 2 चीजें आती हैं। मीर कासिम गद्दी पर बैठ रहा है और उसी समय शाह आलम जो है बिहार पर आक्रमण कर रहा है, तो कंपनी जो है इसका सपोर्ट कर रही है, इसका सपोर्ट कर रही है। और जैसे सपोर्ट करेगी तो कंपनी फ्री में सपोर्ट नहीं करेगी, कंपनी को फिर कुछ चाहिए तो बदले में इसको कुछ मिल रहा है, उपहार, है ना। तो मीर कासिम नवाब बनने के बाद में ये सब उपहार बांटा, मिदनापुर, बर्धमान, चटगांव, इन सब जिलों को दे दिया अंग्रेजों को। मुर्शिदाबाद से फिर राजधानी अपनी, हाँ ये पूछा जाता है मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी, तो मीर कासिम जो है यही लेके आया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर, इसने कैपिटल ये स्थानांतरित की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ना। और मीर कासिम जो है ये अपने सैनिकों की संख्या में इसने वृद्धि की, यूरोपीय ढंग से उसको प्रशिक्षित किया क्योंकि पढ़ा लिखा था। अपनी सेना को गुरगिन खान नामक एक आर्मेनियाई था उसके नियंत्रण में रखा, गुरगिन खान उसका नाम था। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि गुरगिन खान जो आर्मियाई था, आर्मेनियाई, ये किसके समय में था, तो ये मीर कासिम के समय ही था। तो ये उसके नियंत्रण में रखा, ऐसे सब चल रहा था, है ना। फिर मीर कासिम जो है एक युद्ध होता है करवा नामक स्थान पर, मीर कासिम और एडम्स के नेतृत्व में करवा नामक स्थान पर एक युद्ध होता है और इसमें फिर मीर कासिम पराजित हो जाता है ना, क्योंकि मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया। ये एक घटना घटी। अब ये जब घटना घटी तो थोड़ा सा इसको अच्छा नहीं लगा, है ना। ऐसे कैसे अच्छा लगेगा, मीर जाफर को फिर से अब आप नवाब बना दे रहे हैं और क्योंकि आप किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं, तो एक करवा का युद्ध, ये याद रखिएगा, करवा का युद्ध, करवा का युद्ध। और ये करवा का युद्ध जो हुआ ये मीर कासिम और उधर था एडम्स, और इसमें फिर ये मीर कासिम जो है वो पराजित हो गया। और इस युद्ध के बाद में फिर बक्सर का युद्ध होगा। और लेकिन बक्सर की युद्ध के पहले ही ये जो मीर कासिम है ये अंग्रेजों से 2-3 बार पराजित हो चुकेगा। एक तो ये करवा का युद्ध होगा, ये कभी कभी पूछ लिया था इसलिए मैं बता रहा हूं। एक इसी में होगा गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध। करवा का जो युद्ध है ये होता है 9 जुलाई 1763 को, और जो गिरिया का युद्ध है ये भी 1763 में ही सितंबर में हो जाता है। और एक यहां पर युद्ध होता है उधौनला का युद्ध, ये भी 1763 में ही होता है, ये भी 1763 में। अब ये जो युद्ध है ये अभी बक्सर का युद्ध नहीं हुआ है, उसके पहले ही मीर कासिम ये 3 युद्ध हार चुका है। ये जो 3 युद्ध है मीर कासिम इन 3 युद्धों को
हार चुका है, अंग्रेजों से ये भिड़ चुका है। ये सब एक तरफ अंग्रेज ही थे। बात समझ में आ रही है? मीर जाफर फिर से नवाब बना, फिर गद्दी पर बैठ गया और इसी कारण से ये युद्ध ही हुए। बात समझ में? क्योंकि जो मीर कासिम है, मीर कासिम क्या करेगा? व्यापारिक चुंगी, कर का लाभ भारतीयों को दिलाने लगेगा। ये बार बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा था छोड़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इसलिए होगा क्योंकि जहाँ पे अंग्रेजों को ये लगेगा कि हमारे मन का काम नहीं हो रहा है, तो अंग्रेज तुरंत उसको हटाने की कोशिश करते थे, जो भी रास्ते में आता था उसको हटाने की। और इनको लगा कि फिर से मीर जाफर को बिठा देंगे, बूढ़ा आदमी, तो इससे काम हमारा हो जाएगा, तो इनको बिठा दिया। उनको कोई लगाव थोड़ी ना था, उनको तो पैसा चाहिए था। मीर जाफर 1763 में फिर से गद्दी पर बैठते हैं। 1763 से 65 की ये बात है। मीर कासिम के बाद फिर से ये मीर जाफर बंगाल के सिंहासन पर बैठते हैं। और अब की बार जब ये मीर जाफर बैठते हैं तो इनका कार्यकाल होता है 1763 से 65 ईस्वी। एक बार 57 से 60 के बीच में रह चुके हैं, तो 1757 से 60 एक बार इनका कार्यकाल रहता है और दूसरा 63 से 65 के बीच में रहता है। यहाँ पे भी प्रश्न विवाद हो जाता है कभी कभी, कोई कहता है नहीं ऐसे क्या, तो 2 बार बैठे हैं। ठीक है। अब मीर जाफर अंग्रेजों को सेना के रखरखाव के लिए फिर से मुक्त व्यापार का अधिकार देते हैं। उसमें चटगांव, मिदनापुर, बर्धमान सब जगह पे इन्होंने कहा ठीक है, अब मुक्त व्यापार आप करिए, सेना का रखरखाव करिए, आपने मुझे सम्राट बनाया है, सिंहासन पर बिठाया है, तो मेरा इतना तो कर्तव्य बनता ही है। 1764 की बात है ना। मीर जाफर जो होता है, मीर जाफर अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को मिलाकर बक्सर नामक स्थान पर, फिर अंग्रेजों से इनके संबंध खराब होते हैं, तो कहते हैं आओ अंग्रेजों 2-2 हाथ हो जाए, है ना। और ये जो घटना होती है, बक्सर का जो युद्ध होता है, बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब एक तरफ अपनी जो यहाँ की मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, नवाब शुजाउद्दौला के साथ रहते हैं, और दूसरी तरफ क्लाइव होता है ना। तो क्लाइव से ये मतलब ये युद्ध होता है। बात समझ में आ गई? ये युद्ध होता है। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बक्सर के, चलिए पहले हम लोग बक्सर का युद्ध कर लेते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद एक्चुअली ये घटना हुई थी। अब बक्सर का जो युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध बड़ा निर्णायक युद्ध होगा। जैसे प्लासी के युद्ध में जो शुरुआत हुई थी, प्लासी के समय, बक्सर के युद्ध में वो उस पर मुहर लगेगी कि हाँ अंग्रेज ये कर सकते थे, जो स्टार्टिंग हो गई थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर का जो युद्ध था, इन्होंने समझ लीजिए कि भारतीयों का जो लक था वहीं से द एंड उसका हो गया। भारतीयों के भाग्य का अंत करने वाला ये युद्ध माना जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 की बात है। गद्दी पर कौन बैठा है? मीर जाफर। मीर जाफर ही तो बैठा है। इकट्ठा करते हैं, अंग्रेजों से इनके संबंध खराब होते हैं, कहानियां बहुत हैं, इसलिए हम यहाँ पर काम की बातें कर रहे हैं। तो बक्सर का युद्ध हम जरा सा पढ़ लेते हैं। बक्सर का युद्ध दिख नहीं रहा होगा, इसलिए नहीं दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा गीला हो गया है। वन मिनट। बक्सर का जो युद्ध है, (1764) की बात है। 1764 में 3 प्रमुख शक्तियां एक तरफ हो जाती हैं। मैंने आपको बताया अवध के नवाब, मुगल सम्राट मीर कासिम, है ना, और जो हमने बताया उस समय जो दिल्ली के गद्दी पर बैठे थे, वो सब मिल के एक साथ लड़ाई करने पहुंचते हैं, है ना। और उधर जो है, उधर मैंने शायद क्लाइव बोल दिया था, दूसरी ओर हेक्टर मुनरो होता है। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना होती है। वहाँ पे मैं वो संधि हुई थी, उस संधि की बात मैं कर रहा था। इसके बाद संधि होगी, उसमें क्लाइव आएंगे। अब बक्सर सबसे पहले ये देख लीजिए ये कहाँ स्थित है, तो बनारस के पास माना जाता था। अभी ये बिहार में आपको मिलेगा, बिहार में। बात समझ में आ रही है? तो बिहार में ये बक्सर है ना, बनारस के पास ही है ये। तो अवध के नवाब, मुगल सम्राट और मीर कासिम, मुगल सम्राट इसमें शामिल हुए साथ में, और मीर कासिम बंगाल का नवाब,
और अवध के नवाब, ये 3 लोग एक तरफ होंगे, है ना। अवध के नवाब, मीर कासिम और मुगल सम्राट, ये 3 एक तरफ होंगे और इनका युद्ध होगा हेक्टर मुनरो से के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से। ये इंग्लिश सेना एक तरफ होगी, इनके बीच में युद्ध होगा। 23 अक्टूबर 1764 की बात, बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। अवध के नवाब की सेना से असद खान, साहूमल और जैनुल आबदीन को धन देकर अंग्रेजों ने अपनी तरफ कर लिया। 3 नाम ये याद रखिएगा, ये तीनों नाम देखो, यहां भी वही वो कर रहे हैं। असद खान, साहूमल ये रोहतास का सूबेदार था, और जैनुल आबदीन, तो असद, साहूमल और जैनुल आबदीन, इन तीनों को अंग्रेज क्या करते हैं, अपने साथ मिला लेते हैं। फूट पड़ गई ना, धन का लालच देते हैं। हेक्टर मुनरो अब इसको मिला लेता है तो ये बहुत कमजोर हो जाती है और ये चीज इनकी तरफ से काम करने लगती है। हेक्टर मुनरो ये युद्ध जीत जाता है। क्या क्या हुआ बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही ये युद्ध अंग्रेज जीते हैं, इस युद्ध के बाद अंग्रेज केवल मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ही नहीं प्राप्त करते, बल्कि ये भी संकेत दे देते हैं अब भारत हमारा है, अब उसको कोई कुछ हमारे हाथों से छीन नहीं सकता और हम अब अपने हाथों में इसको लेके रहेंगे। ठीक है। मीर कासिम जो होते हैं, तो मीर कासिम का संयुक्त गठबंधन बक्सर के युद्ध में पराजित इसलिए हो जाता है क्योंकि ये तैयारी नहीं करते हैं। ये भी तैयारी का एक हिस्सा है कि कोई हमारा साथी टूट फूट कर जाने ना पाए, अलग ना होने पाए। बाकी ये गद्दार तो हैं ही हैं, ये सब गद्दार तो हैं ही हैं, इन गद्दारों के कारण तो समस्याएं होती ही हैं। तो भारतीय सेना में क्योंकि बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारी कमियां थी, इस कारण से युद्ध हार गए। ठीक है। अब जो शाह आलम है, भारत के नवाब उस समय, मतलब मुगल सम्राट हुआ करते थे, तो शाह आलम अंग्रेजों के शरण में पहले ही थे एक रूप में। अवध के नवाब कुछ दिन तक अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक सहायता हेतु इधर उधर भटकेंगे, भीख मांगेंगे कि हमारी मदद करो, और बाद में फिर 1765 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। 5 फरवरी फिर 1765 की बात है, मीर जाफर की मृत्यु हो जाएगी और कंपनी का ही अब यहाँ पर अधिकार होगा। तो उसका पुत्र होगा नाज़मुद्दौला। नाज़मुद्दौला को अंग्रेज अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब नियुक्त कर देंगे। ठीक है। अब मई 1765 की बात है, अब क्लाइव आएगा दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनके, है ना। तो अब यहाँ पर शाह आलम और शुजाउद्दौला से फिर ये संधि करेगा, है ना। और क्लाइव मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की फिर संधि करेगा। ये बात मैं वहाँ पे बताने जा रहा था, उसको मैं अब बताऊँगा। तो अब ये जो इलाहाबाद की संधि होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। तो इलाहाबाद की जो ये संधि है, इस संधि में क्या होगा, इलाहाबाद की इस संधि में मुगल बादशाह बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनियों को सौंप देंगे। कंपनी अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर छीनकर मुगल बादशाह को दे देगी, है ना। एक फरमान जारी किया जाएगा जिसमें शाह आलम नाज़मुद्दौला को बंगाल का नवाब स्वीकार कर लिया जाएगा, मतलब कर लेंगे शाह आलम। और फिर कंपनी मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपये देने का वादा करेगी कि हम 26 लाख रुपये देंगे। तो 3-4 चीज़ें इसमें हैं। मुगल बादशाह बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे देंगे। तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये दीवानी जो है ये कंपनी को मिल जाएगी। ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर कड़ा और मानिकपुर ये मुगल बादशाह को मिल जाएगा। कड़ा और मानिकपुर, इसकी जो दीवानी है ये तो कंपनी को मिली और ये मुगल बादशाह को मिलेगी, ये वाली मुगल बादशाह को मिलेगी। ये बात 2 चीज़। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये होगी कि शाह आलम जो है ये नाज़मुद्दौला को बंगाल का नवाब मान लेंगे और इसमें पूछा ये जाता है कि कंपनी मुगल बादशाह को 26 लाख रुपये वार्षिक, ये पेंशन के रूप में 26 लाख वार्षिक, 26 लाख प्रति वर्ष देने का वादा करेगी। ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। और इलाहाबाद की संधि
का सबसे बड़ा लाभ कंपनी को हुआ, क्योंकि ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो इनको मिली थी, ये यहाँ से बहुत कुछ इनको मिलने वाला था और यही आधार बनेगा आगे चल के। जो भाई पैसा चाहिए ना हर एक चीज़ के लिए, तो ये जो पैसा है वो यहाँ से मिलेगा और ये इनकी एक समझ लीजिए बहुत बड़ी सफलता थी। ठीक है, तो क्लाइव अब आ ही गए हैं। क्लाइव अब क्या करेंगे, मुगल सम्राट शाह आलम से दीवानी जब प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद बंगाल में एक शासन व्यवस्था वो चालू करेंगे और वो जो शासन व्यवस्था होगी वो द्वैत शासन व्यवस्था वहाँ पर ये शुरू करेंगे। तो द्वैत शासन व्यवस्था के बारे में हमको बात करनी है। अब ये जो द्वैत शासन व्यवस्था है, द्वैत शासन में क्या करेंगे, ये बहुत सारी बातें इसमें नहीं है, छोटी सी बात है, कॉन्सेप्ट जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अलग से क्लास करनी 10 मिनट में ये हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो अब ये इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। बंगाल में पहले से इन्होंने हाथ पर जमाया था, आगे भी ये सब उसी के आसपास के क्षेत्र थे। तो अब इनका जो है बंगाल पे जो ध्यान केंद्रित होगा और क्लाइव आ गए हैं तो ये क्या करेंगे, द्वैत शासन व्यवस्था यहाँ पर शुरू करेंगे। द्वैत शासन में जो प्रशासनिक दायित्व होगा वो बंगाल के नाबाब के हाथों में दे देंगे। यहाँ पे देखिए, बंगाल में द्वैत शासन की बात हम कर रहे हैं। द्वैत शासन में दो चीजें, प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक दायित्व ये दे देंगे नवाब के हाथों में, और एक दूसरा होगा राजस्व। तो राजस्व को अंग्रेज ले लेंगे अपने हाथ। हाल देखिए, जिम्मेदारी सारी आपकी और माल सारा हमारा, राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। कुछ गड़बड़ होगी तो बंगाल के नवाब जाने, और जो मिलना है वो हमको मिलेगा। ऐसी व्यवस्था अंग्रेज यहां पर लागू करेंगे। 1765 की बात है, अगस्त महीने में, अगस्त 1765 में ये व्यवस्था यहां पर लागू कर दी जाएगी। ठीक है, वित्त का जितना मामला है, वसूली का जो अधिकार है वो अपने हाथ में, और जितना प्रशासन का, जहां खर्चा करने की बात है, भाई प्रशासन चलाने में खर्चे आते हैं, खर्च यहां पे होते हैं और यहां से आय होती है, तो आय वाला अपने हाथ में कर लेंगे और खर्च वाला नवाब के हाथ में कर देंगे। अंग्रेज ये कितने बड़े अपने को होशियार समझते थे और कितने बड़े होशियार ये थे, हमारे ही देश में रह के ऐसी व्यवस्था ये कर रहे हैं। ठीक है, नवाब और कंपनी अलग अलग स्वतंत्र हैं, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे में कोई वो भी नहीं है, ये स्वतंत्र हैं, लेकिन इनके दायित्व देखिए और इनके ये अधिकार हैं। यहाँ पर केवल दायित्व है, यहाँ पर केवल अधिकार है। बात समझ में आ रही है? अब ये सब जो दीवानी मिली थी, तो दीवानी का मतलब क्या होता है? दीवानी, जैसे ये बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की दीवानी का मतलब ये होता है माल गुजारी वसूल करने का अधिकार। कभी भी जब दीवानी, तो ये दीवाना दीवानी वाला दीवानी नहीं है, ये दीवानी यही है कि माल गुजारी वसूलने का अधिकार, माल गुजारी वसूलने का ये अधिकार, ये दीवानी होती है। बात समझ में आ रही है? दीवानी का अधिकार इनको मिला था, है ना, और दीवानी का और निजामत दोनों का अधिकार जब इनको मिल गया तभी इन्होंने द्वैत शासन की शुरुआत की थी। अब द्वैत शासन पे 2-3 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जैसे द्वैत शासन का जनक कौन माना जाता है? तो द्वैत शासन एक पुस्तक है डायरकी, उसमें लियोनेल कर्टिस ने इसके बारे में बताया था। लियोनेल कर्टिस, डायरकी इनकी पुस्तक है, और उसमें इसने बताया था इसके बारे में द्वैत शासन कोई क्लाइव ने नहीं इसका उसने लागू किया, लेकिन ये जो है रॉबर्ट क्लाइव का था नहीं, ये कर्टिस का सिद्धांत था, लियोनेल कर्टिस का। 1765 में ये शुरू हुआ, है ना। तो कंपनी की दीवानी और निजामत के दोनों कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से होगा, लेकिन आय पे अधिकार इनका होगा। वास्तविक शक्ति किसके पास होगी? अगर पावर की बात की जाए तो पावर और मनी, ये दोनों चीजें अंग्रेजों के पास, इसमें ये ध्यान रखिएगा, द्वैत शासन में अंग्रेजों के पास थी। जब दीवानी का अधिकार इनको प्राप्त हुआ तो कहीं ना कहीं अब पैसा इनके पास आ गया, अधिकार हो गया,
तो ये हस्तक्षेप करने लगे यहाँ के संचाल जो मतलब एक प्रशासनिक व्यवस्था संचालित हो रही थी। तो जैसे जैसे इसने उन्होंने क्या किया, न्याय में ये थोड़ा सा हस्तक्षेप करने लगे, न्याय व्यवस्था में ये हस्तक्षेप करने लगे। धीरे धीरे क्या होगा, ये अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, तो न्याय व्यवस्था में ये हस्तक्षेप करने लगेंगे, आंशिक स्तर पर ही सही, है ना। यहां पर मतलब कार्यालय ये बनाएंगे, दीवानी कार्यालय, जैसे इन्होंने एक मुर्शिदाबाद में बनाया, एक पटना में बनाया। वहाँ पर इन्होंने मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को ये अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया। पटना में राजा सिताब राय और वहाँ पे मुर्शिदाबाद बंगाल में ये मोहम्मद रजा खान को ये दीवानी का भार इन्होंने नियुक्त दिया इनको, और भारतीय अधिकारी ये नियुक्त कर दिए। बात समझ में आ रही है। तो कंपनी और नवाब दोनों द्वारा जो ये प्रशासन की व्यवस्था आप ये देख रहे हैं, तो बंगाल में यही द्वैत शासन है, यानी कि उत्तरदायित्व तो इसमें कुछ नहीं अंग्रेजों का, लेकिन यहां पर उनके अधिकार हैं। तो इसके लिए एक शब्द है कि जिसकी विशेषता क्या थी द्वैत शासन की, तो द्वैत शासन की विशेषता थी कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व, ये कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व, ये बात द्वैत शासन के बारे में कही जाती है। ये ध्यान रखिएगा, उत्तरदायित्व रहित अधिकार और अधिकार रहित उत्तरदायित्व। और इस तरीके से कंपनी वहां पर अपना शासन चलाने लगी और नियंत्रण स्थापित करने लगी, थोड़ा बहुत न्याय व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करने लगी। लेकिन द्वैत शासन कोई ऐसी व्यवस्था तो थी नहीं कि बहुत बढ़िया चलती रहती। पूरे बंगाल में अराजकता उत्पन्न हो गई, भ्रष्टाचार फैल गया, अव्यवस्था हो गई, है ना। जो यहाँ के लोकल व्यापारी थे उनका पतन होने लगा, भिखारी जैसी स्थिति उनकी हो गई, है ना। यहाँ के जो लोकल उद्योग थे वो सब नष्ट होने लगे, क्योंकि अब अंग्रेज क्या करेंगे, जिसमें उनका फायदा होगा वही करने देंगे। जहां से उनको मोटा रकम मिलेगा, जहां से उनके राजस्व की प्राप्ति ज्यादा उनको होगी, वो काम करने देंगे। तो सारे यहाँ के रेशम उद्योग, कपड़ा उद्योग सब नष्ट होने लगे। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से ये चल रहा था। अब ऐसी स्थिति में क्लाइव ने जो ये व्यवस्था बनाई थी, क्लाइव फिर इधर अवध के नवाब सिराजुद्दौला से भी इलाहाबाद की संधि एक और करेंगे, इलाहाबाद की द्वितीय संधि उसको बोला जाता है। उसमें ये क्या करेंगे, नवाब जो होंगे अवध के नवाब, तो अवध के नवाब जो है ये क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपया भी इसको देंगे, और कड़ा और इलाहाबाद के जिले मुगल बादशाहों को दे देंगे, है ना। वहाँ से लेके स्थानांतरित कर दिया जाएगा। और इस तरीके से सुजाउद्दौला को फिर अवध वापस मिल जाएगा, चुनार अंग्रेज को सौंप देंगे। इस तरीके से उसमें डेवलपमेंट होते हैं, है ना। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लाइव जो बंगाल में द्वैत शासन चला रहा था, तो द्वैत शासन प्रबंध की स्थापना जो इसने की थी, वो उसको क्यों स्थापित करना चाहता था, है ना। वो क्यों स्थापित करना चाहता था, वो इसलिए उसने ऐसा स्थापित किया था। ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो यहां पर ध्यान रखिए, अंग्रेजों के पास उस समय इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी क्षमता नहीं थी कि ये प्रशासनिक दायित्व भी संभाल सके। तो इसने इसीलिए हेल्प ली, इसने नवाब को दे दिया प्रशासनिक दायित्व, क्योंकि कंपनी अभी इतनी पावरफुल नहीं है, और राजस्व वाला अपने हाथ में ले लिया कि आगे हम ऐसा कर पाएंगे डेवलपमेंट। इस कारण से ऐसा किया था। कभी कथन कारण का प्रश्न पूछ लिया जाए। इतने अधिकारी नहीं थे इनके पास कि यहाँ पर वो प्रशासन चला पाए, इतनी क्षमता नहीं थी, इतने पैसे तब यहाँ पे नहीं थे इनके पास, तो ये बुद्धि लगाया था। बाद में आएगा हेस्टिंग्स, 1772 की बात है, 1772 में आएगा हेस्टिंग्स, और 1772 में जब हेस्टिंग्स आएगा, वारेन हेस्टिंग्स क्या करेगा, वारेन हेस्टिंग्स ये द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर देगा। हेस्टिंग्स कहेगा कि मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मतलब इस व्यवस्था में कुछ दोष है ना, इस व्यवस्था में दोष है, और इस कारण से हम इसको समाप्त कर रहे हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायक उस समय दीवान मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय, इनको भी पदमुक्त कर देगा, है ना, और कहेगा कि ये तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, और दोष को बता के वो पूरी शासन सत्ता अपने हाथ में, अपने हाथों में केंद्रित कर लेगा, है ना। और बंगाल के नवाब को
शासन कार्य से मुक्त कर देगा और उसके बाद उनको पेंशन देके कहेगा अब तुम आराम करो और हम लोग, अब हमारे पास ताकत आ गई है, हेस्टिंग्स कहेगा, और अब हम दोनों काम देख सकते हैं। तो जैसे ही ताकत आई, प्रशासनिक दायित्व से तुरंत मुक्त कर दिया गया, और प्रशासनिक दायित्व से मुक्त करने का मतलब है कि उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। बात समझ में आ रही है? फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, बंगाल के गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा और भारत की जो सभी प्रेसिडेंसी हैं उनका शासन भार उसी के हाथों में पहुंचा दिया जाएगा। ये डेवलपमेंट है। 1772 की ये बात है, वारेन हेस्टिंग्स जब आता है, और फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और रेगुलेटिंग एक्ट में ये काम कर दिया जाता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि आगे अंग्रेज क्या करना चाहते हैं, है ना। सारी प्रेसिडेंसी जितनी भी है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत समस्त प्रेसिडेंसियों का जो शासन है वो इन्हीं के हाथों में आ जाता है। गवर्नर को गवर्नर जनरल इसमें बनाया जाता है। गवर्नर जो था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये गवर्नर जनरल बन जाता है। बंगाल का गवर्नर था और ये गवर्नर जनरल बना। 1773 में ही वारेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल बना। तो अगर आपसे फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा जाए तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, यही तो हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स जो है ये पहला गवर्नर जनरल बनेगा 1773 में। 1773 में, ये ध्यान रखना, 1773 में ये बन गया। अब जैसे ही बनेगा तो बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बन जाएगा, क्योंकि यहीं पे ये पहले गवर्नर हुआ करता था। और साम्राज्य विस्तार की अब यहाँ से प्रक्रिया चालू करेंगे ये लोग, और फिर नहीं थमेंगे। कब तक? जब तक ये पूरे देश को अपने कब्जे में नहीं ले लेंगे और बर्बाद नहीं कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बारे में हमने देखा। अब आगे इनका जो आर्थिक शोषण है ये बढ़ता ही चला जाएगा। अब ये देश को लूटने का प्रयास करेंगे। ये किसी भी तरीके से अब चाहेंगे कैसे यहाँ से पैसा, धन की उगाही किया जाए, कैसे धन यहाँ से भेजा जाए, अपने देश को, ब्रिटेन को भेजा जाए, ये सब काम ये करेंगे। तो अगले चैप्टर में हम ब्रिटिश शासकों की जो आर्थिक नीतियाँ थी उनका क्या प्रभाव पड़ा इसको देखेंगे। फिर 1857 के विद्रोह पर हम चलेंगे। थैंक यू सो मच।